विदाउट डाइजेस्ट ही लोग आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए? अभी मना किए थे ना। अच्छा चलो ऑन कर दिए तो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, अब ना शुरू करिए। आज हम लोग जो है नंदिनी आ गई है क्या? नीतीश है, नीतीश। गुड मॉर्निंग बेटा। चैटिंग भी इसमें हो रही है ना, देखो गुड मॉर्निंग हो। इससे यही बेनिफिट है, इसमें चैटिंग भी हो जा रही है। जैसे कोई क्वेश्चन की डिमांड भी हो गई। अब वो वाले में कुछ नहीं हो रहा था और ये लग गया। अच्छा पहले ये था तो साउंड भी सुनते थे, अब रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो चलो ये फालतू आवाज जा रही ना। ओके बेटा, तो चलो बेटा हेडिंग दो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके बेटा, हिंदी में कहते हैं बेटा सांतत्य तथा अवकलनीयता। हेडिंग डाल लीजिए, शांतत्य तथा अवकलनीयता। हो गया बेटा? तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि कंटिन्यूटी यानी शांतत्य क्या है। तो देखिए बेटा, शांतत्य का शाब्दिक अर्थ सतत से है। सतत मतलब कंटिन्यू। लिख लीजिए, ये है तो गणित, लेकिन हिंदी में भी लिख लीजिए तो आपको मदद हो जाएगी। लिखिए, गणित में सततता का अर्थ शांतत यानी कंटिन्यूअस से समझा जा सकता है। हो गया? थोड़ा डेफिनेशन भी लिख लीजिए तो मैं एक दो सवाल बताऊंगा, इजी हो जाएगा। लिखिए, माना कि यफ वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। हो गया? परिभाषित फलन है। माना कि f के प्रांत में f के प्रांत में c छोटा से एक बिंदु है, तब फलन f बिंदु c पर सतत है यदि, अब इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, यदि लिमिट, हो गया ना, एफ एक्स एक्स इंटरेस्ट सी हो। ऐसे क्या पढ़ेंगे इसको? लिमिट यह फलन एफ एक्स एक्स इंटरेस्ट सी। ये जो एरो मार दे रहे हैं उसको इंटरेस्ट या इंडिकेट दोनों पढ़ते हैं, तो आपको जो इजी लग जाए, एक्स इंटरेस्ट सी चाहे एक्स इंडिकेट सी, दोनों पढ़ा जाता है, आप पढ़ सकते हैं। तो लिख दे लिमिट एफ एक्स, हो गया बेटा, इज इक्वल टू एफ सी। हो गया? यानी अब ये दर्शा रहा है कि एक्स इंडिकेट सी, तो इसलिए ये इस पर सतत है। कोई है?
कर दिया जाए, हो जाता अपने से। क्लियर हो गया बेटा? अब कोई डाउट? अब आइए, अब एक आख सवाल करके आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे, तो वो फार्मूले भी देख लीजिए। चले, लिमिट एक्स इंटरेस्ट 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, लिख लीजिए। हो गया? लिमिट एक्स इंटरेस्ट 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x इंटरेस्ट, आप लोग को इंटरेस्ट पढ़ूं या इंडिकेट पढ़ूं? कौन पढ़ूं? इंडिकेट? हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट ही पढ़ते रहे, इंडिकेट पढ़ते हैं। द लिमिट x इंडिकेट 0, ओके, e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। और अगला फार्मूला दे रहा हूं, लिमिट x इंडिकेट 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। और फिर हो गया लिमिट x इंडिकेट 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा? अगला ले रहा हूं, लिमिट x इंडिकेट a x पावर n x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस n, ओके, x माइनस e। हो गया? तो ये हो जाएगा n a के पावर n माइनस 1, राइट है? अगला है लिमिट x इंडिकेट 0 साइन यूनिवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। और फिर है लिमिट x इंडिकेट 0 tan यूनिवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ओके। अब लिख लीजिए, चलें? अब आइए बेटा, अब हम आपको एक दो तरह तीन तरह का सवाल बता के देते हैं, तब इसके बाद आप प्रश्नावली में एंट्री करिए। आइए, पहले ये कर लीजिए, एक बार मन में भी पढ़ लीजिए, एक दो बार बोल लीजिए, आप लोग सभी लोग बोल दीजिए। लिमिट, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ओके, अब हाँ, अब आपने एक बार पढ़ लिया, अब घर जाके एक दो बार लिख लेंगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे, और सवाल लगाते रहेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब आइए चलिए एक सवाल लेते हैं। अब पहले सवाल जो है शांतता जांच करने की है। जैसे देखिए, कहता है x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर फलन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए।
शांतत्य की जांच कीजिए। यस, अब ये देखिए मैंने लिख दिया है, अब मैं इसको समझा देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बोलिए क्या करेंगे आप? पहले आप ऐसे लिख दीजिए, लिमिट एक्स इंटरेस्ट इंडिकेट 1 पे जांचना है, 1 एफ एक्स लिमिट एक्स इंडिकेट 1 एफ एक्स 2x प्लस 3 रख दीजिए। तो बोलिए 2 1 प्लस 3 5। तो अब इसका वैल्यू देखिए 5 आ गया। अतः ये सतत है। क्लियर होगी? अब इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना बेटा? अतः यानी देयरफॉर लिमिट x इंडिकेट 1 एफ एक्स इज इक्वल टू आई, है ना? इज इक्वल टू भी लिखना चाहे तो एफ 1, देखिए यहाँ x का ब्रैकेट 1 हो गया। पर सतत है, पर सतत है, तो सततता साबित हो गई। अब बोलिए कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब कि इस प्रकार x बराबर 1 पर ये कंटिन्यू है, कंटिन्यूस। तो अब समझ आ गया आप लोग को कि फिर से? तो अब एक आप लोग करेंगे अपने से, एग्जाम्पल 2 है ना बुक आप लोग के पास? करिए। ये है, लिख रहा है क्या फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है? दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप लोग करिए। ओके बेटा, बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं? तो बताएं करके या क्लियर हो गया? क्लियर है, बताएं की जरूरत नहीं। अब आइए तीसरा। अब तीसरा हम बता दे रहे हैं क्योंकि अब ये तीसरा जो है इस नियम से थोड़ा डिफरेंट है। आइए, आ जाओ बेटा, चलो 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 आओ बेटा। चलिए बेटा देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्लियर हो गया? कि सातत्य पर विचार कीजिए, कि सातत्य पर विचार कीजिए। ओके बेटा, अब आइए देखिए क्या करते हैं। चलें, देखिए इसमें क्या करते हैं, जब आपको देख रहे हैं x इक्वल टू 0, तो अब थोड़ा सा समझाने के लिए इस साइड में आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये 0 है, ओके, ये जानते हैं ना संख्या रेखा, 9th में किए होंगे,
नहीं आता तो यहाँ देखिए वही कह रहे हैं। तो अगर ये 0 है तो अगर आप इसके दाहिनी ओर जाइए तो वैल्यू प्लस होंगी, यानी ये +1 +2 +3 ऐसे हो गया से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। इधर चलिए -3। तो जब कभी आपको किसी जैसे ये कह दिया x बराबर 0, तो इसकी सांतत्य तब होगी साबित जब आप 0 से एक बार लेस वैल्यू रख के चेक करिए और एक बार ग्रेटर रख के देखिए। तो 0 से जब लेस चलेंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कही जाएगी, आया। और जब 0 से अधिक लेके चलेंगे राइट हैंड लिमिट कही जाएगी। और जब इन दोनों की लिमिट तब वो सतत होगा। अब आगे समझ में ये भी नहीं आ रहे। अब 0 से लेस का मतलब है कि आप लिख दें लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, यानी कि x इंडिकेट 0 माइनस, इसका मतलब 0 से कम। और फिर दूसरी बार जब चेक करें तो कहें x इंडिकेट 0 प्लस, मतलब 0 से ज्यादा। आया कि भी नहीं आया? तो अब वही काम हम इसमें कर लेंगे। अब क्लियर है? तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। बोलिए प्रॉब्लम। तो लिमिट x इंडिकेट ओ नेगेटिव, यानी बाएं का मतलब पीछे जाइए, 0 से कम जाइए। बोलिए f x लिमिट हो गया। बोलो x इंडिकेट हो 0 से नेगेटिव यानी 0 से लेस। और अब बोलिए f मॉड x है, अब वैल्यू रख दीजिए। तो बोलो यहाँ रखेंगे 0, तो 0 माइनस मैंने 0, इक्वेशन नंबर। अब राइट हैंड लिमिट में जाइए, कठिन लगने लगा। अब बोलो सेम लिमिट x इंडिकेट 0 प्लस fx। बोलिए लिमिट x इंडिकेट 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा। बोलो f x। तो बोलो अब 0 प्लस रखो चाहे 0, श्योर हो जाएगा। अब बताओ दोनों इक्वल हो गए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इसलिए बोलिए सतत। आसान हुआ। अब बुक का जो तरीका है वो दूसरे तरह से है, ये आसान हो गया आपको। तो ये तरह से लगाते हैं। कठिनाई हो तो फिर से बता। अच्छा, इसी को आप चाहते तो उस तरह भी लिख सकते थे, लिमिट f इन ब्रैकेट -x फिर खोल के 0, वो भी एक तरीका है। लेकिन ये जो तरीका बताया हूँ ये ज्यादा इजी है, बहुत आराम से कर ले। चले। अब आपको एक चौथा बताना चाहता हूँ और एक सतवां, ताकि आपको ये दोनों से क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद आप एंट्री मार सकते हैं चैप्टर में। क्लियर है?
आइए चौथा में चले। अब बोलिए, पहले परेशानी हो तो बताइए। देखिए, कहता है दर्शाइए कि फलन, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, दो इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ x इज इक्वल टू 0। राइट है बेटा। और x बराबर 0 पर सतत नहीं है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है। पहले नोट कर लीजिए तब बताएं। आगे सवाल। करें बात। अब हम आपको समझाएंगे, इसीलिए मैंने दो उदाहरण का चयन किया है ताकि आप समझ सके। पहले आप इसको समझिए, क्या कह रहा है। एफ एक्स यानी ये फलन के दो मान हैं, एक आप देख सकते हैं ये बहुपद है यानी एक्स क्यूब प्लस 3 और ये 0 अरे 1 है। ये तब है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और यह 1 है जब x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यहाँ ये फलन परिभाषित किया गया है कि x का वैल्यू अगर 0 रखा जाए तो इसका वैल्यू 1 आएगा, है ना। तो पहले यहाँ लिख देंगे कि दिए गए फलन से, राइट, यह परिभाषित है, यह परिभाषित है कि x बराबर 0 पर इसका वैल्यू बोलो 1 आएगा। ठीक। और जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब इसको परिभाषित करना है, तो आओ लिमिट करते हैं। बोलो लिमिट x इंडिकेट 0 एफ एक्स, ऊपर बोर्ड पे यही फलन है, इज इक्वल टू लिमिट x इंडिकेट 0 x का मान बोलो x क्यूब प्लस 3, खोल दो। बोलो x इंडिकेट 0, तो 0 का क्यूब 0 3, बोलो 3 आ गया। और जबकि इसके अनुसार परिभाषित है कि यह 0 रखने पर 1 आएगा, तो क्या यह इसको सेटिस्फाई करता है, यानी सतत नहीं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई, लिखेंगे ना, हिंदी में लिख दें, यानी यह कथन को संतुष्ट नहीं करता है, तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई, हिंदी लिख दें, डज नॉट सेटिस्फाई द फंक्शन, है ना। सो इट इज नॉट ए कंटिन्यूटी। ओके बेटा, तो ये तरीका। अब बताओ प्रॉब्लम।
हो जाए तो बताइए। हो गया, चलिए। अब हम आपको एक दूसरे तरह का सवाल दे रहे हैं। जैसे इस सवाल में तो आपने देख लिया कैसे करना है। अब एक सवाल जिससे डिफरेंट है, तो बस इतने ही तरह के क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन लेता हूँ, बेटा। कह रहा है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और दूसरा है 5x-24 इफ x इज लेस देन 5। तो x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 पर फलन fx की सांत्यता का परीक्षण कीजिए, का परीक्षण कीजिए। मतलब ये बताइए कि यह सांतत्य है या नहीं। क्लियर है? तो बोलो क्या करेंगे। अब इसको देखिए क्या करेंगे। बोलो x बराबर 5। तो अभी मैंने आपको कहा था एक बार लेफ्ट में जाइए एक बार राइट, यानी एक बार लेफ्ट जाने का मतलब 5 से कम और एक बार 5 से ज्यादा, तो लेना पड़ेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। अब यहाँ सीखिएगा, लिखिए ना बल्कि सीखिए। लिमिट बोलिए x इंडिकेट लेस देन 5, ऐसे चलेगा प्रॉब्लम। अब इसका मतलब कि 5 से लेस चलना है, तो ये इसका मतलब है एफ एक्स। ये हो गया लिमिट आपकी, और ये ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये देखिए लेस देन 5। पहले एक बार लेफ्ट लेंगे एक बार राइट। श्योर हो रहे हैं? तो ये लिख दिया एक्स इंडिकेट लेस देन 5। ओके, यानी 5 से कम। अब बोलो बराबर एफ एक्स, एक्स का वैल्यू ये है 5x-24। बोलो लिमिट x इंडिकेट लेस देन 5। अब मैं यहां समझाना चाहता हूं x इंडिकेट लेस देन 5 माने 5 लेस देन 5, इसका मतलब है 5 माइनस h, जहां h एक फैक्टर हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। 5 से कम चाहिए तो 5 में से कुछ घटा दो ना, कम हो जाएगा। और x इक्वल टू 5 चाहिए तो h का वैल्यू 0 कर दो। आप समझ गए? तो इसलिए बोलो, अब यहां चले, बोलो लिमिट कहाँ लिखना चाहिए था, लिखा गया का लिमिट f, बोलो f। श्योर है? और ये हो गया x इंडिकेट। अब इसका मतलब ये होता है, तो अब बोलो लिमिट f 5, रुक जाओ x-24 और x इंडिकेट h। तो अब इस फैशन में, तो अब जब ऐसे लिखोगे तो बेटा तब लिख देना h इंडिकेट 0। नहीं आया? और अब ये रख दिए, तो अब यहाँ रख लो। इसीलिए 2 स्टेप कर रहा हूँ कि समझ जाओगे। मैं कैसे डायरेक्ट लिखता तो कहते कैसे हो गया। तो अब इसको खोल दें, बोलो 5। अब x की जगह बोलो क्या लिखते हैं, h-20। पहले बता दो स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
अब बताओ बेटा, लिमिट एफ एच इंडिकेट्स 0, बोलो 25 24। अब वैल्यू पुटअप कर दे। अब जब वैल्यू रखना बेटा तब लिमिट नहीं लिखना है। बोलो 25 में से 24 घटा दो, 1 माइनस एच इंडिकेट 0। अब बोलो बेटा, अब ये कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट लोगे तो मुझे समझा दो, लिमिट x इंडिकेट 5 प्लस यानी मोर देन 5। समझ आया? और अब बोलो एफ एक्स लिमिट एफ। अब जब ये लेस ग्रेटर देन 5 है तो बताओ वह इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, किसको कर रहा है, ये लेस देन पे कर रहा है। तो इसका जो स्टेटमेंट है फंक्शन का, वो ग्रेटर देन 5 होने पर इसको सेटिस्फाई करेगा और लेस देन 5 होने पर इसको। तब इसको करेंगे तो बोलो एफ एक्स माइनस 4। और अब बोलो एक्स इंडिकेट 5 प्लस एच लिख दूं या इसी तरह यहां समझा दूं? समझ गए? देखो 5 से ज्यादा का मतलब 5 में कुछ ऐड करो तब ना 5 से बढ़ेगा, तो 5 प्लस। अब हम लोग अगला स्टेप ले लें, लिमिट एच इंडिकेट 0। अब ये वैल्यू पुटअप कर दें, एफ 5 प्लस एच माइनस 4। अब रख दो, तो 5 में से 4 गया, माइन प्लस एच, एच इंडिकेट। अब बोलो, तो देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एच एच एल भी 1 आया और आर यानी सतत है। अब तो एकदम आसान हो गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इसलिए आ गया बेटा। अब मुझे समझाओ कहाँ दिक्कत है, बस इसी धुन पे बजाते जाना है। लेस उतना माइनस एच करो, प्लस उतना प्लस एच करो, फिर एच इंडिकेट 0 करो, लेफ्ट हैंड राइट। और जब दोनों इक्वल हो जाएं तो सतत है, इक्वल नहीं हुए असतत है या सतत नहीं है। आज आप लोग पानी नहीं लाए हो लग रहा है, इसमें बोतल दौड़ के गार्ड होगा दे दो, वो ले आके दे देगा। अब इजी हो गया बेटा, कभी कठिन है? अब मुझे लगता है आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 11 खुद लगाना चाहिए, समझ रहे हैं? एक बार चेक करिए 11, बुक का मत देख के करिएगा, बुक वाले का तरीका पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। कर लीजिए।
एनी प्रॉब्लम बेटा? चैट करो, चैट करो। एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन स्टूडेंट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? चैट करके बताओ। ओके, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11 करना है, करिए आप लोग। प्रॉब्लम है तो पूछिए। जल्दी करिए, 1 मिनट बचा है। मैं हिंट दूं या क्लियर? मैं हिंट भी दे रहा हूं। देखिए, पहला है x प्लस 2 इफ x इज लेस देन 1, राइट है? तो 1 लेस हो गया तो 1 माइनस एच इंडिकेट 0 हो जाएगा। और फिर है x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो x इंडिकेट 1 प्लस h, फिर h इज इंडिकेट 0। चले, तो मैं तो मिला लिया अपना। 1 माइनस h तो 1 बचेगा, और फिर ये 1 प्लस h तो फिर 1 बचेगा, है ना? तो एक आ रहा है +1, एक आ रहा है, तो कहाँ इक्वल हुआ? नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये सतत नहीं है। आया? चलिए बता दे रहे हैं। हाँ, तो कह तो रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इज व्हाई इट इज नॉट कंटिन्यूअस, आई मीन दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस, यानी यह असतत है, यानी सतत नहीं। अब वो बता दे रहे हैं, 1 मिनट है, जिसको कहीं फंस रहा है तो चेक कर ले। ओके, देखिए, कह रहा है कि फलन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो आपको इसके सांतत्य पर विचार करना है। तो मैंने क्या कहा, आप जब 1 से लेस चलेंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, बोलिए, लिमिट एफ एक्स, बोलो, एक्स इंडिकेट 1 माइनस, अब बोलो बेटा, लिमिट एफ, बोलो, लेस देन 1 है तो कौन सा इसका फंक्शन है? एक्स प्लस 2। अब यहाँ एक्स इंडिकेट 1 माइनस एच, बिकॉज ये क्या है, 1 से कम है। समझ रही हो? अब खोल बेटा, अब लिख दो लिमिट एच इंडिकेट 0, और अब यहाँ लिखो एफ, एक्स की जगह क्या लिखोगे बेटा? प्लस, अब वैल्यू को टप कर दो, ये एच लिखा हूं बेटा, डाउट तो नहीं है? अब बोलो, 1 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? 1 में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, माइनस, बोलो 3 आ गया। आया तुम लोग का? अब आओ राइट हैंड लिमिट, बोलो, लिमिट एफ एक्स, एक्स इंडिकेट 1 प्लस, बोलो कैसे लिखेंगे? लिमिट एफ क्या है, बोलो, एक्स प्लस 2। अरे गलत हो गया, ये एक्स माइनस 2 था। देखो यहाँ क्या था, यहाँ भी लिखना चाहिए ना, बोलना चाहिए था ना। नहीं नहीं, ठीक तो है, ये लेस वाला ही तो था, सही है। ओके, अब यहाँ कौन है? x इज ग्रेटर देन, तो बोलो माइनस है, यहाँ सही, यहाँ
हाँ यहाँ पर माइनस है, हम यहाँ देख गए। क्लियर हो गया? हमको लगा कि हम लोग गलत यहाँ लिख दिए। अब कोई डाउट है? अब बताइए। x इंडिकेट 1 प्लस होली लिमिट f x यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ लिखना चाहिए था ना। x इंडिकेट 1 प्लस h। अब बोलो x माइनस 2। अब यहाँ लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बोलो 1 प्लस h माइनस 2, h इंडिकेट 0। समझाओ दिक्कत है? अब बताओ 1 में से -2 घटाओगे -1, h इज इक्वल टू 0। -1 आ गया, तो इसका आंसर आया है 3। अब बताओ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए सतत। अब आ गया। तो अब कंफर्म हो गया ना? तो अब आप लोग क्या करोगे बेटा, एक्सरसाइज में चले जाओ और 5.1 देख रहे हो। अब इसमें हम देख रहे हैं बुक में 34 सवाल है, 34 क्वेश्चन है। तो अब आज लगाओगे घर जाके तो शायद ही एक आध दो ठो फंसे। ठीक है, तो आज जाके घर लगाना, जिसका जो फंसेगा टिक मार के आना और कल पूछ लेना। अभी कोई डाउट है? जब मैं वहां वैल्यू रख रहा था x ग्रेटर देन अरे लेस देन 1, तो वहां x प्लस 2 था, और जब मैं ग्रेटर देन 1 प्लस लिख रहा था तो मेरे को वो दिख गया x प्लस 2, तो इसलिए मैं वहां x प्लस 2 लिख रहा था। अरे लग रहा गलत लिखा गया। तब मैंने कहा अरे ये गलत नहीं, वहां सही यहाँ गलत लिखा है, तो उसको करेक्ट। एक्चुअली ऐसे तिरछे देखने पे ना वो उल्टा हो जाए। क्लियर हो गया? तो आप श्योर हो गया? अब कोई डाउट? अब निकालिए फिजिक्स। तो आप काम समझ गए क्या करके आना है? तो कल के लेक्चर में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब आपको वीडियो भी बना के व्हाट्सएप पे दिया गया है। अब आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं फिर वो व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर देख सकते हैं। राइट है। और मैंने कहा भी था आप लोग से कि आजाद सर चैनल चंदौली के नाम से यूट्यूब पर आपका पहले से चैनल है, उसको सब्सक्राइब खुद भी कर लीजिए और लोगों से करवाइए, ताकि वो जल्दी से संख्या 1000 पहुंच जाए। और जब 1000 पहुंच जाएगा तो आप लोग को उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। अंडरस्टूड? तो इसको आप लोग करके लग के करवा डालिए, माने खुद तो कर ही लीजिए और जो भी आपके इतर मित्र हों उन सबसे करा लीजिए। आप लोग कर लिए हैं कि नहीं? जो लोग नहीं किए कर डालिए। ठीक है, आप कर डाले हैं उस चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, और लोग से भी करवा लीजिए। कल वीडियो मिला था कि नहीं? एकदम समझ आ गया होगा। अब उसको जितनी बार देखेंगे उतना बार आपको इजी लगेगा। श्योर? ये आपको इस चैनल का प्रभाव है, यानी कि ये ऐप नहीं लिए होते हम लोग तो इतना बेनिफिट नहीं मिलता। अब चलिए समरो करते हैं। तो कल हम लोग बेटा ये पढ़े थे, पहले कल वाले में किसी का कोई क्वेश्चन? तो कल बेटा हम लोग ये पढ़े थे कि जब हम दो चालकों को, आवेशित चालकों को एक दूसरे के साथ संयोजन करते हैं तो संयोजन के बाद 3 घटनाएं घटती हैं। उभयनिष्ठ विभव,
आवेशों का पुनर्वितरण होना और ऊर्जा का ह्रास। तो आज हम लोग का उद्देश्य है सब कुछ जानना। तो चले जाने। तो पहला लेते हैं उभयनिष्ठ विभव। तेज चलिए क्योंकि डेरिवेशन लंबे लंबे हैं। उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन पोटेंशियल। अब कल का लेक्चर याद करिए। कल मैंने कहा कि जब कोई भी दो आवेशित चालक को आप एक दूसरे से संयोजन करेंगे तो आवेश का वितरण अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर होगा। तब तक होगा जब तक दोनों आपस में इक्वलाइज न हो जाएं, और जैसे ही विभव बराबर हो जाएंगे आवेश का वितरण होना बंद हो जाएगा। तो अब जो वो विभव स्थापित होगा उसका नाम होगा उभयनिष्ठ विभव। कल समझाए हैं। अब आइए देखिए यहाँ मान लिया कि ये हमारा पहला चालक है, इसकी धारिता C1 है, Q1 आवेश से आवेशित किया गया है और आवेशित होने पर इसके विभव में वृद्धि V1 हो चुकी है। तो कल का आप पढ़े हो कि अगर हम चार्ज देंगे तो वो सारा चार्ज सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमने दूसरी बॉडी उठा ली, ये भी चार्ज है, तो सेम थ्योरी यहाँ भी लागू होगी। मान लिया धारिता C2, चार्ज Q2 और विभव, और इसका भी चार्ज बोलो इस पर वितरित हो जाएगा। और अब हमने देखो यहाँ एक संयोजी तार से कनेक्ट कर दिया। तो कल मैंने आपको 3 बार समझाया कि इसमें से आवेश इसमें जाएगा कि इसमें से इसमें आएगा, ये आवेश की मात्रा तय नहीं करेगी। ये गलती ना हो, क्योंकि अभी आप पहले चैप्टर में, इस समय आप चौथे में चल रहे हैं, तो पहले चैप्टर में आप यही करके आए हैं। कल मैंने दोहराया था, कल का लेक्चर वीडियो में देख लीजिएगा। तो मैंने दिखाया था कि अब चार्ज हो जाएंगे प्रत्येक पर Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2, यानी एवरेज चार्ज। लेकिन वो तब की बात हो रही थी जब पोटेंसी नहीं होती थी, अब पोटेंसी हो गई है। तो आवेश के प्रवाह का दिशा पोटेंसी तय करती है। इसलिए जब आप A से B को कनेक्ट करिएगा तो A में से चार्ज B में जाएगा कि B में से, ये तय करेगा पोटेंसी किसकी ज्यादा है। अब समझ गए। तो अगर हम लोग कल्पना कर लें कि लेट सपोज दैट V1 इज ग्रेटर देन, तो अब चार्ज A में से निकल के कब तक जाएगा, जब तक कि V1 और V2 के विभव इक्वलाइज ना हो जाए। अर्थात अब V1 घट के भी हो जाए और V2 बढ़ के भी हो जाए। जैसे समझाने के लिए कहूं कि अगर ये 100 वोल्ट है और ये मान लीजिए 90 वोल्ट है, तो 100 में से जाएगा और ये 5 देगा, ये 5 लेके 95 पे हो जाते ही अब ये 100 वाला 95 और 90 वाला भी, और अब इनमें फ्लो बंद हो जाएगा। तो यही 95 कहा जाएगा। इसका मतलब कि अब हम इसको परिभाषित करें, ये मिटा दें। तो हम अगर परिभाषित करें तो अब हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि यदि कोई भी दो आवेशित गोले एक दूसरे के साथ संयोजित किए जाते हैं तो संयोजन के पश्चात अधिक विभव वाले आवेशित चालक से आवेश निकलकर कम विभव वाले आवेशित चालक के पास जाते हैं जब तक दोनों पर समान विभव स्थापित, इसी विभव को एक डेफिनेशन, और दूसरी डेफिनेशन इससे सरल हो जाएगी। क्या कि इस विभव को स्थापित होने के बाद बताओ अब चार्ज एक से दूसरे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
नहीं जाएंगे। क्या पढ़ा था अभी कि जब विभव बराबर हो जाएंगे तो चार्ज का फ्लो होना बंद। तब तब पे भूला जा रहे हो। तो जब दोनों पर समान विभव हो जाएंगे तब चार्ज एक से दूसरे में जाना। इसका मतलब नहीं हुआ कि जब आवेश का वितरण बंद हो जाए उसी का नाम कॉमन पोटेंशियल है। ये सबसे सरल परिभाषा है। ये याद रहेगी तो सवाल लगा जाओगी। इसका मतलब कि उभयनिष्ठ विभव वह विभव है जिस पर आवेश का वितरण होना बंद हो जाता है। सही है ना? आवेश का वितरण होना। क्लियर हो गया? तो उस विभव को बेटा क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? समझ आ गई? तो दो डेफिनेशन दिया। यानी पहला डेफिनेशन दिया कि जब दो आवेशित चालक को एक दूसरे के साथ संयोजित कर देते हैं तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों पर समान विभव स्थापित। इसी समान विभव को, और दूसरा मैंने कहा उभयनिष्ठ विभव वह विभव है जिसके स्थापित होते ही आवेश का वितरण बंद हो जाता है। तो दोनों याद रखिए, दोनों आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। दैट्स क्लियर? दे दीजिए। जब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे के साथ संयोजित करते हैं तो संयोजन के पश्चात आवेश का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से अधिक कम विभव की ओर होता है और तब तक होता है तब तक जब तक कि दोनों पर समान विभव स्थापित न हो जाए। ओके? इसी विभव को इसी उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ओके बेटा? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? नंबर 2, दूसरी डेफिनेशन भी क्या कहा था? उभयनिष्ठ विभव वह विभव है जिसके स्थापित हो जाने के बाद आवेश का। क्लियर हो गया? लिख लीजिए दूसरी परिभाषा। उभयनिष्ठ विभव हो गया वह विभव है जिसके स्थापित हो जाने पर आवेशों का वितरण होना क्या बंद हो जाता है। अब श्योर है? यानी कि कॉमन पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल
on which the exchange of charges stoppage. क्लियर हो गया? या द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेज आर स्टॉप्ड. क्लियर हो गया? तो उस पोटेंशी को क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशी, यानी उभयनिष्ठ विभव. तो अब ये बात अगर आपको याद रहेगी ना, तो न्यूमेरिकल में ऐसे ही मिलेगा. जैसे उसने कह दिया कि दो आवेशित गोले हैं, ओके, और उन्हें संयोजित कर देने पर 80 वोल्ट विभव पर आवेशों का वितरण बंद हो जाता है. तो अब मान लो कि ऐसा स्टेटमेंट दे दिया और उसी में पूछ दिया कॉमन पोटेंशियल की गणना करो. तो जो बच्चे को थ्योरी याद है वो समझ गया कि यही है कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि इस विभव पर आवेश का वितरण बंद हो गया. तो आपने क्या पढ़ा कि जिस विभव पर आवेश का वितरण बंद हो जाएगा वही उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा. अब समझ गए ना? अब मैं डिराइव करता हूं. करें डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? अब यहां से चलिए, माना दो आवेशित गोले क्रमशः ए और बी हैं. आवेशित गोले ए व बी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 कामा दे के लिखिएगा. C1 आवेश Q1 Q2 हो गया, तथा विभव V1 V2 है. इन्हें एक पतले तार द्वारा संयोजित किया जाता है. ओके, संयोजित. तो यदि V1 V2 से बड़ा हो यानी ज्यादा हो, अब तो भाई जो ज्यादा होगा उसी में से निकलेगा. यदि V1 V2 से ज्यादा हो, राइट है, तो आवेश एक चालक से निकलकर ए चालक से बी चालक में हाँ बेटा, ए चालक से निकलकर तब तक जाएंगे तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए. समान, और जब विभव समान हो जाता है तब आवेशों का वितरण बंद हो जाता है. यही विभव यही उभयनिष्ठ विभव यही विभव उभयनिष्ठ विभव कहलाता है. आया? तो दिस पोटेंसी इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल.
ठीक है बेटा। तो अब हम लोग को यही कैलकुलेट करना था। तो यदि इसे कैपिटल भी से डिनोट करें तो डैश मार दीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सूत्र निकालने। चले आइए पकड़िए, बोलिए। आपने कहा था कि अगर V1 V2 से ज्यादा हो तो आवेश A से निकल के, तो जब इसमें से आवेश निकलेगा तो बोलो विभव गिरने लगेगा, और इसमें जब आवेश जाने लगेगा तो चलो मान लिया ये गिर कर भी हो गया और ये बढ़कर भी हो गया, यानी ये देखो घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये घट के भी हो गया और ये, यानी यहाँ माइनस दिखा रहा है कि इसमें से चार्ज निकल रहा है और इसमें चार्ज जा रहा है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि कल हमने धारिता के सूत्र में यही सीखा है। तो क्या कल सीखे थे कि C बराबर Q बाई V, तो आज तुमको भी चाहिए, तो क्या V बराबर Q बाई C नहीं लिख सकते? तो लिख सकते तो अब यही शुरू हो जाते। आओ, आपने लिखा ना कि अगर वो उभयनिष्ठ विभव भी हो तो बोलो ये बात आज जान रहे हैं कि कल का पढ़ लिए हैं? तो हम लोग जो पढ़ते हैं उसको क्या लिखते हैं? हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू Q बाई C। बोलो जहां Q क्या है? समस्त आवेश की मात्रा है, समस्त आवेशों की मात्रा, और बोलो C क्या है? समस्त धारिता की मात्रा। अब जब इसे कनेक्ट कर दोगे तो बोलो इसके चार्ज और इसके चार्ज सब ज्वाइंट हो गए और ये दोनों मिल के होल्ड कर रहे हैं। तो बताओ क्यों? बताओ, जोड़ने के पहले इसके पास Q1 चार्ज हुआ करते थे, इसके पास, तो कुल आवेश जोड़ दो तो मिल जाएगा। इसकी धारिता C1 हुआ करती थी, कुल धारिता हो गई। तो बोलो सूत्र हमको मिल गया। तो उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र तैयार हो गया। अब मान लो कि इन केस, एक केस बनाते हैं, इन केस हमको चार्ज का मात्रा पता ना हो, तब क्या करेंगे? तब कन्वर्ट करेंगे। तब यहाँ केस लेते हैं, यदि एक सूत्र हो गया बेटा, अगर आपको कहीं उभयनिष्ठ विभव निकालना है और आपको समस्त आवेश समस्त धारिता पता है तो आपको ये बता देगा। लेकिन इन केस यदि आवेशों की मात्रा अज्ञात हो, मतलब ज्ञात न हो, तब क्या करोगे? तब निकालना पड़ेगा। तो बोलो हम जानते हैं कि Q बराबर C भी, तो तुम किसका निकालना चाहते हो? पहले चालक का। तो बोलो पहले चालक के लिए बताओ, पहले चालक के पास कितना आवेश थे, कितनी धारिता थी, कितना विभव था? निकल गया। इसी पे कर, बोलिए दूसरे चालक के लिए, बोलिए Q2 बराबर C2 इंटू V2। अब ये दोनों उठा के इसमें रख दे तो एक सूत्र और आ जाएगा। तो इसलिए उभयनिष्ठ विभव बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। नहीं आ गया? Q1 को बताओ, ये रख दिया, Q2 की जगह ये रख दिया, और अब आपका फार्मूला आ गया। यानी यदि हमें आवेशों की मात्रा, तब हम इस सूत्र से उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? तो बेटा अब आपके पास दो सूत्र हो गया, एक हो गया ये, एक वो।
तो ये कब लगाना वो कब पता हो गया? तो जो आपने कहा था 3 घटना घटेगी, उसमें एक घटना का आपने उल्लेख कर लिया। अभी डाउट है? ठीक है, कुछ और दिक्कत है तो अब आओ दूसरी घटना। दूसरी घटना कल पढ़े थे कि इस प्रक्रिया में जब आवेश निकल के एक से दूसरे में जाएंगे तो अब आवेश की मात्रा वही नहीं ना रहेगी, बदल जाएगी। तो इस घटना का नाम दिया गया आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण। चले अब आइए घटना नंबर 2, आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। अब चलिए बताइए मुझे, जब V1 V2 से ज्यादा था तो इसमें से बताइए चार्ज निकल के इसमें जा रहा था, तो जब इसमें से चार्ज निकलेगा तो बताओ Q1 घट कर Q1 डैश हो जाएगा, अर्थात Q1 से कम हो गया तो अब नया हो जाएगा, और जितना घटा बोलो वो इसमें जाके ऐड हो गया, तो अब ये बढ़ गया, बोले ये क्या हो गया, माइनस प्लस, ये बढ़ गया, इसलिए अब ये हो गया Q2 डैश। क्लियर हो गया? यानी कि ये घटी हुई मात्रा हो गई। तो अब हम लोग यही जानना चाहते हैं ये अब कितने हो जाएंगे, करें? देखिए, जब आवेश एक चालक से निकलकर दूसरे चालक में जाता है
तो जिसमें से आवेश निकलता है वह उसके आवेश में कमी आ जाती है। और जिसमें जाता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यदि माना यदि माना लिखे कि पहले चालक में आवेश घटकर Q1 डैश हो जाता है और दूसरे के आवेश की मात्रा अब Q2 डैश हो जाती है। राइट। तो अब मुझे दूसरी बात बताओ कि जब इसमें से निकला तो आवेश निकलने से विभव भी बताओ, V1 भी घटकर V हो गया और उधर बढ़ गया तो वो V2 से बढ़कर V हो गया। यानी कि जब ये चार्ज निकलेंगे या जाएंगे तो अब वह कॉमन पोटेंशियल स्थापित होने तक नहीं ऐसा होगा। इसलिए पहले चालक का विभव जो पहले रहा होगा और दूसरे चालक का विभव जो दूसरा रहा होगा, अब वो दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे, अर्थात कॉमन पोटेंशियल गेन कर लेंगे। यानी कि अब वो V1 और V2 दोनों भी हो जाएंगे। ऐसा बात मैंने अभी पहले कहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये भी लिख दो। और इस प्रकार इस हो गया इन दोनों चालकों का विभव इन दोनों चालकों का आ गया, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। तो बोलो, अब हमारा वितरण के बाद पहले चालक के पास आवेश Q1 डैश हो चुका है, यहाँ लिख दिया। वितरण पश्चात एक चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा, बोलो Q1 डैश। अभी आप पढ़े थे Q बराबर CV, तो बोलो अब इसकी धारिता अभी C1 की C1 ही है। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि सर V बदल गया, Q बदल गया, C नहीं बदल जाएगा? तो आप जब पूछोगे तो आपका दिमाग और हृदय दोनों जवाब देंगे कि कल पढ़ाया गया कि धारिता 3 बात पर डिपेंड करती है, जिसमें पहली बात कही गई थी धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती। तो क्या इसमें से चार्ज निकलने से यह पतला हो गया, मोटा हो गया? इसका मतलब एरिया में कोई परिवर्तन, इसलिए धारिता वही की वही रहे। लेकिन विभव बोलो V1 से घट के भी हो तो इसलिए भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर, कठिन तो नहीं हो रहा है, एक एक टॉपिक पर बात कर रहा हूं आपसे। इसी प्रकार बताओ, इसी बोलो बी चालक पर आवेश की मात्रा, आवेश की बोलो
Q2 डैश। बोलो अब यहाँ C2 और यहाँ V ही रहेगा, क्योंकि इसकी धारिता अब भी C2 है और अब ये V2 से बढ़ के V हो गया, क्योंकि वितरण तब रुकेगा जब तक कॉमन पोटेंशियल स्थापित नहीं हो जाए। तो इसलिए अब ये हो गया C2। अब दोनों में कंपैरिजन कर लें, तो इसीलिए फर्स्ट बताए सेकेंड। Q1 डैश अपन Q2 डैश C1 भी अपन V से भी कट गया। अतः वितरण के पश्चात जो चार्जेज का अब अनुपात है वह धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर आपको धारिताएं पता रहे तो इनमें वितरण किस रेशियो में होगा बता सकते हैं। जैसे इसकी धारिता 2 माइक्रोफेराड, इसकी 3 माइक्रोफेराड, तो 2/3 यानी 2/3 के रेशियो में बटेगा। अब 2/3 के रेशियो के बढ़ने का मतलब 2 धन 3 बराबर 5, एक में 2/5 हो जाएगा और एक में समस्त आवेश का। अब जो बच्चा ये कक्षा 7 की लड्डू बेसन चीनी वाला अनुपात वाली सवाल पढ़ा था, अब वो बिना लगाए इसका लाभ लेके बता सकता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से बटेगा। समझ आ गई? यानी कि अब आपसे कभी जबानी सवाल आ जाए कंपटीशन में तो जबानी करना होता है, तो अगर ये थ्योरी याद रहे तो आप बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो क्या कि उनके वितरण जो आवेश वितरित होने के बाद मात्रा बचेगी वह उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होगी। यानी अगर यह है 2 और यह है 3 तो 2:3 रेशियो में बटेंगे। यह है 4, यह है 6 तो 4/6 यानी 2/3 के रेशियो में बढ़ जाएंगे। यानी आप उसका अनुपात निकाल लो, बढ़ जाए। क्या समझ आ गई आप लोग को? कोई डाउट? कौन क्या सब समझ रहे हैं? तो आपने 3 घटना कही थी जिसमें 2 हो चुका है, जल्दी करें तो तीसरा भी हो जाए। हो गया बेटा? अब आइए तीसरी घटना, ऊर्जा में ह्रास। अब ये तीसरी ही घटना से हम लोग कल जो सवाल बार बार पढ़ रहे थे कि प्लग में स्विच ऑन ऑफ करने में चिंगारी क्यों फेंकता है, प्लग टाइट क्यों रखना चाहिए, ढीला रखें तो क्यों स्पार्किंग बार बार मारता है, और आपके गांव में नंगा तार से वायर करंट जा रहा है तो देखे होंगे हाई टेंशन में अपने ही से लुत्ती गिर जाती है। तो अब उन सब सवालों का जवाब सीखने को मिल जाएगा। तो आइए पहले बात करते हैं ऊर्जा में ह्रास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कई साल आ चुका है। ऊर्जा में ह्रास, ह्रास
यानी डिफिशियंसी इन एनर्जी। करे बेटा, आओ कैसे ह्रास होगा पता करते हैं। ह्रास का मतलब नुकसान, हानि, क्षति। तो किसी चीज में क्षति आई है, कितने की आई है, ये कैसे पता चलेगा? पकड़ो, जैसे आपके जेब में 100 रुपया डाल दिया गया, तो 100 रुपया आपकी प्राइमरी एनर्जी हो गई। अब आप गए बस से, नाश्ता पानी किए, किताब का भी खरीदे, फिर घर आ गए, तो कितना अब जेब में पैसा है? अब आप कह रहे हो कम है, तो मान लो कितना जेब में पैसा है ये निकाल लें। अगर ये पैसा पहला जो रखा गया था उतने के ही जैसा है, तो क्या इनका धन खर्च हो गया? नो सर। और अगर वो पैसा कम है तो बोलो खर्च हुआ कि नहीं? तो उस पैसे में से बचे हुए पैसे को घटा दे तो कितना खर्च हो गया मालूम हो जाएगा कि नहीं? तो सपोज कर लो 100 रुपए थे, ये घर गए तो 20 रुपए जेब में बचे थे, तो बोलो कितना ह्रास हो गया? अब वो 80 रुपया कहाँ चला गया? या तो कहीं गिर गया या फिर कहीं काम में खर्च हो गया। यही हुआ होगा ना? यानी कि उसका जो नुकसान है वो किसी रूप में हुआ होगा। अगर गिर गया होगा तो उसके बदले में कुछ नहीं मिला, और अगर वो कुछ बदले में लिया गया तो कुछ मिला, लेकिन ह्रास तो हो गया। तो उसी तरह से हम चाहते हैं ये जानना कि जब दो चालकों को जोड़ते हैं तो ऊर्जा में ह्रास कितना आता है। तो क्या करें, पहले पता करो जुड़ने से पहले इनके पास ऊर्जा थी कितनी। तो जब ये नहीं जुड़ा था तो इसके पास ऊर्जा यूए थी, इसके पास ऊर्जा, अब दोनों को जोड़ दें तो बताओ इन दोनों की ये जुड़ने से पहले की कुल ऊर्जा हो गई U1। अब जुड़ जब गए तो क्या हुआ, जुड़ने पर एक ने चार्ज खोया, दूसरे ने गेन किया, एक ने विभव खोया, दूसरे ने गेन किया, और जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं स्थापित हो गया तब तक ये लेन देन का काम चलता रहा, है ना? और जब ये स्थापित हो गया तब ये बंद हो गया खेल। इसका मतलब अब लेन देन के बाद ऊर्जा निकाल लें, तो लेन देन के बाद की ऊर्जा मान लिया U2 है, तो इसमें से इसको घटा दें और जो बच जाएगा वही ना लॉस गया होगा। तो इसलिए U1 में से U2 घटा दें तो डेल U आ जाएगा। यही हो गया ऊर्जा में ह्रास। क्या सिद्धांत समझ में आ गया या फिर समझा? क्लियर हो गया? तो करना चाहिए, आइए करते हैं। बोले क्या कहा था आपने कि अगर आपको ऊर्जा में ह्रास चाहिए तो पहले ए की ऊर्जा निकाल लीजिए, फिर बी की निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के पास जुड़ने से पहले कितनी प्रारंभिक ऊर्जा थी मालूम हो जाएगा। ठीक कहे थे ना? ये भी दिक्कत है तो ले लेते हैं, अगर दिक्कत हो तो बोलो दूसरा उदाहरण बताएं। तो बोलो ए चालक की ऊर्जा UA हो, तो कल बोला था कि सबसे सरल सूत्र ऊर्जा याद करने का कौन था? हाफ CV, याद है? अब यूज करो, खुल के यूज करो। हाफ CV, बताओ जुड़ने से पहले इसकी धारिता C1 और तो C1 V1 स्क्वायर, अब UB हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दें तो दोनों की कुल प्रारंभिक ऊर्जा निकल जाएगी, इसलिए दोनों की संयुक्त प्रारंभिक ऊर्जा कितना मान रहा हूं? U1। तो बोलो UA प्लस UB। बोल बेटा,
हाफ C1V1 स्क्वायर। हाँ वंदना बोलिए, बोलिए हाफ कॉमन ले लें तो C1V1 स्क्वायर प्लस, ओके हैप्पी। तो ये बेटा कौन ऊर्जा हो गई, जोड़ने से पहले दोनों का मिला के हो गई, ये हो गया इक्वेशन। अब क्या करें, कनेक्ट करें। अब दोनों चालकों को बोलो पतले तार द्वारा, ये न चाह रहे थे, संयोजित करने पर क्या होगा, जैसे ही जोड़ दोगे तैसे ही इसमें से चार्ज एक में से निकल के दूसरे में जाने लगेगा, यही घटना होगी। तो अब ये दोनों बताओ जोड़ दिए तो अब दोनों अलग अलग है कि अब एक हो गए, एक हो गए क्योंकि इनको हमने तार से कनेक्ट कर दिया। तो अब इसकी ऊर्जा U2 हाफ CV स्क्वायर, तो बोलो हाफ C माने संयुक्त धारिता। अब ये और ये दोनों मिल गए हैं तो कितनी धारिता हो गई, C1 प्लस C2। और अब बोलो अब इनका विभव ना V1 रहा ना, पहले बताओ आ रहा है या झूठ है। अब चलो खोल तो, आप C1 प्लस, बोलो ये कॉमन पोटेंशियल है, अभी सूत्र पढ़े थे, C1V1 प्लस C2V2 का, बोलो एक थे से एक थे कट जाएगा या स्क्वायर है, तो बोलो हाफ, ऊपर बचेगा C1V1 प्लस होल स्क्वायर और नीचे आ रहा है सबको, एक थे कट नहीं गया। अब इसको खोल दो, बोलो 1/2 C1 प्लस, बोलो A प्लस B का होल स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर 2C1V1 C2V2। बोलो अब ये हो गई जुड़ने के बाद की ऊर्जा। अब इसमें से इसको घटा दे तो कितना ऊर्जा में हराशय निकल जाएगा, ये ना ये सब समझाया हूं। तो इसलिए ऊर्जा में हुआ ह्रास, बोलो डेल U इज इक्वल टू U1 माइनस, यानी प्रारंभिक में से अब की ऊर्जा को घटा दे, पूछ लो दिक्कत है तो। अब बोलो डेल U, U1 बोलो, U1 कहाँ निकाले हो, ये रहा U1, क्या लिख दिया जाए, हो गया हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2 माइनस ये U2 है, हाफ C1 प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 लिख सकते हैं। अब बोलो इसमें से हाफ कॉमन हो जाएगा, अब कॉमन हो जाएगा तो इसके बटा कुछ नहीं, इसके बटा 2 है, अरे 2 तो ले लिए हैं, C1 C2 है तो लघुत्तम ले लें डायरेक्ट, आता है कि नहीं, बोलो C1 का इसमें करोगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। कोई डाउट, अब घटाते समय चिन्ह तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर
-2C1C2V1V2 पोस्ट बटे लघुत्तमवा नहीं रहेगा। बोलो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब ये मिटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो आपके पास है ना, कल का भी है और आज भी हो गया। तो अब बोलिए क्या हो गया, डेल यू बराबर हाफ, ऊपर क्या बचा है देखिए, C1C2V1 स्क्वायर प्लस C1C2V2 स्क्वायर। योग की क्रिया क्रम विनिमय का पालन करती है, पहले 1 लिख लिया हूं, बाद में 2। उधर बोलिए माइनस 2C1C2 और फिर टोटल बटे C1 प्लस, अब बताइए डेल यू बराबर हाफ C1 प्लस C2, देखिए कॉमन है, C1 C2 कॉमन ले लिया, आप बोलिए क्या बच गया, 2V1। अब बोलिए C1 C2 बटे 2C1 प्लस C2, क्या ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो V1 माइनस V2 का देख लीजिए। इसलिए बोलिए डेल यू बराबर C1 C2 बटे 2C1 प्लस डेल V स्क्वायर। आगे अभी लिखिए मत, अभी तुरंत ताजा ताजा है, सीख लीजिए। बताइए ऊर्जा में जो ये ह्रास आया है वह इस सूत्र से कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि जिन दो चालकों को आपने जोड़ा है उनकी धारिताओं का गुणनफल बटे धारिताओं के योग का 2 गुना गुणे विभवांतर के वर्ग का अंतर, यही है ना। इसी से पता चलेगा कितनी ऊर्जा में ह्रास। अब आप एक चीज बता दीजिए, अभी जब इसके पहले मैंने गोला जोड़ा था तो जोड़ने के बाद भी धारिता नहीं ना बदली थी, इसका मतलब कि ये फैक्टर कांस्टेंट है। अब ये मैं सवाल के उत्तर देने जा रहा हूं जो अभी आपसे पूछा था, कल भी बोला था कि प्लग ढीला क्यों नहीं रखना चाहिए, स्पार्किंग क्यों आती है, अब उसी का जवाब देने जा रहा हूं। तो ये मैं रेड से कर दूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे ये लिखना नहीं है, ये न्यूमेरिकल के लिए बताया जा रहा है, वाइवा के लिए बताया जा रहा है, इसलिए इसको रेड अलग कलर से कर रहे हैं। चूंकि C1 C2 बटे 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो देयरफॉर डेल U प्रोपोर्शनल टू डेल V स्क्वायर, यानी ऊर्जा में जो ह्रास आ रहा है वो विभवांतर यानी विभव में अंतर के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी विभव में अंतर की ही वजह से ये ऊर्जा ह्रास होती है। अब चलिए पकड़िए, कल आपको स्विच का रचना पढ़ाए थे, ये स्विच है, बताओ जब स्विच ऑफ कर दिए तो बताओ इसमें यहाँ 220 वोल्ट बता रहा है लेकिन यहाँ का विभव 0 बता रहा है, इसलिए आपका ये बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किए, तो जैसे ही ऑन किए तो बताओ इस समय यहाँ 220 था और यहाँ 0 था, तो बोलो इन दोनों में अंतर इस समय ज्यादा था कि नहीं। अतः ये अंतर होने से देख रहे हो अचानक देखो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ह्रास चला गया, इसका मतलब कि जो स्पार्किंग आई है वो विभव में अंतर की वजह से आई है। अगर यह जुड़ा रहता, यदि तार ढीला नहीं रहता, प्लग ढीला नहीं रहता, तो बताओ ये इससे कनेक्ट होता और तब इस पर अगर 220 है तो इस पर भी 220 होता, तब 220 माइनस 220 बराबर 0, यानी विभव में अंतर 0 होता।
उस समय आपका कोई ऊर्जा में ह्रास नहीं जाता। इसका मतलब ये ह्रास हो रहा है विभव में अंतर के कारण। जब हम स्विच ऑफ किए हुए हैं, राइट है, तो उस समय एक तरफ पोटेंसी हाई है और दूसरे पर जीरो है, अतः इनमें विभव में अंतर है। और जब कनेक्ट कर दिए तो दोनों में 200। अब देखो तार जोड़ दिया, अब तो नहीं स्पार्किंग मार रहा है। क्लियर हो गया ना? प्लग ढीला का भी यही मतलब है कि ढीला है तो दोनों के तार में कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए जब वो छुआएगा विभव में अंतर आएगा, बस स्पार्क मार देगा। इसीलिए अगर हम कटिया फंसाने जाएंगे तार में तो देखना फंसाते समय स्पार्क मारेगा, और जब वो फंस जाएगा तब नहीं मारेगा। क्लियर है ना? और तब ये विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में क्षरित होती है। देखना आग का गोला बन के गिर जाएगा। और यही अगर वो तार ऐसे धातु का बना है जिसका गलनांक कम है तो देखना तरवे गल के टूट के होता है कि नहीं? अब समझ में आ गया? इसी तरह खंभे पर भी होता है। करंट आई और तार बहुत दूर तक जा रहा है, तो कल उस दिन पढ़े थे ना, विभव जैसे जैसे आगे बढ़ोगे विभव में गिरावट आई, तो गिरावट आई तो विभवांतर चेंज हुआ, और उसी चेंज की वजह से उस नंगे तार में हराश मारता है, यानी अचानक देखोगे लुत्ती मार देगा। इसीलिए पावर हाउस क्या करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके इस डिफरेंस को कम कर देता है, तब देखना लुत्ती मारने वाली घटना बंद हो जाएगी। अब समझ आ गया? तो इसी के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं। अब समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट? अब आप डिराइव कर लो। यहां से चला है, यहां से वहां तक है। ठीक, अब कोई डाउट? तो अब अगला टॉपिक संधारित्र हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इस चैप्टर का आधा पोर्शन खत्म हो गया। अब जैसे विद्युत वाला चैप्टर पहला था तो उसमें हमने दो तरह से पढ़ाया, एक आवेश लेके पढ़ाया, एक द्विध्रुव लेके पढ़ाया। तो अब यहाँ तक आधा चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक संधारित्र से उठेगा। अभी तक केवल आप धारिता पर डिस्कस कर रहे थे, अब डिवाइस बनाओगे संधारित्र वाली। तो पहले इतना कर दो आप।